किर्लोस्कर ग्रुप 135 साल पहले शुरू हुआ ये ग्रुप महाराष्ट्र में पैदा हुए एक ऐसे इंसान के संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसे हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ा। आर्ट्स में उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन स्टडी के लिए जब वो कॉलेज गया तो उसको पता चला कि वह पार्शियली कलर ब्लाइंड है। और दोस्तों, जब 45 रुपए मंथ की सैलरी लगी तो प्रमोशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वह एक इंडियन थे। फिर जब साइकिल रिपेयर की शॉप ओपन किया तो अंग्रेजों ने उसे उखाड़कर फेंक दिया, लेकिन उसी इंसान ने इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में एक ऐसा किर्लोस्कर वाड़ी बनाई, यानी कि एक ऐसे किर्लोस्कर वाड़ी को इस्टेब्लिश किया जिसकी रखवाली फ्रीडम फाइटर्स और डकैत किया करते थे। आज वो रोड जहां पर उनके साइकिल रिपेयर की शॉप हुआ करती थी वो किर्लोस्कर रोड के नाम से जानी जाती है। इंडिया का फर्स्ट आयरन प्लो यानी कि लोहे का हल, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, फर्स्ट डीजल इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मोटर और फर्स्ट लेथ मशीन सब कुछ किर्लोस्कर ग्रुप ने दिया है। आज एग्रीकल्चर से लेकर हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाने वाली वाटर पंप और किर्लोस्कर डीजल एंड पेट्रोल इंजन, इन सभी ने दोस्तों हमारी लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में फॉर्च्यूनर और इनोवा की सक्सेस भी इस ग्रुप के बिना दोस्तों पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि दोस्तों टोयोटा को इंडिया में लाने का पूरा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को जाता है दोस्तों। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की वाइस चेयरपर्सन मानसी किर्लोस्कर का आज रतन टाटा सर की फैमिली से भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम किर्लोस्कर ग्रुप के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी की पूरी कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 20 जून 1869 को, जब दोस्तों महाराष्ट्र के एक वेदांत पंडित के घर लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म होता है। सबको उम्मीद थी दोस्तों कि ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक विद्वान पंडित बनेंगे, लेकिन दोस्तों उनका इंटरेस्ट वेदों में नहीं बल्कि मशीन और पेंटिंग्स पर हुआ करता था। हालांकि दोस्तों उनके पिता हमेशा इसके विरोध में रहे, लेकिन उनके बड़े भाई रामू अन्ना उन्हें सपोर्ट किया करते थे। और दोस्तों इस किर्लोस्कर ग्रुप की कहानी की वह दूसरे मुख्य किरदार हैं। लक्ष्मण राव जब थोड़े बड़े हुए तो उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए दोस्तों रामू अन्ना ने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उनका एडमिशन करा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उन्हें पता चला कि वह पार्शियली कलर ब्लाइंड है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन दोस्तों वह निराश नहीं हुए, पेंटिंग को छोड़कर उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई करने लगे। और दोस्तों उनकी यह पढ़ाई आगे चलकर बहुत काम भी आई, जब दोस्तों विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि VJTI जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में उन्हें असिस्टेंट टीचर की जॉब करने का मौका मिला। और दोस्तों उनकी सैलरी थी 45 रुपीज पर मंथ। दोस्तों उन्होंने मेहनत तो खूब किया, लेकिन दोस्तों जब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि अंग्रेजों के हुक्म में उनका प्रमोशन होना पॉसिबल नहीं है, तब दोस्तों उन्होंने जॉब छोड़कर कुछ और बिजनेस करने का फैसला किया। और दोस्तों शुरुआत मुंबई से हुई, जब लक्ष्मण राव वहां से साइकिल परचेस करके अपने टाउन बेलगांव भेजा करते थे और उनके भाई रामू अन्ना उसे कुछ प्रॉफिट पर सेल कर देते थे। फिर दोस्तों साल आया 1888, जब लक्ष्मण राव मुंबई छोड़कर बेलगांव आ गए और वहीं रोड के किनारे साइकिल की सेल्स एंड रिपेयर की शॉप खोल दिया। दरअसल दोस्तों उनका मेन फोकस था फार्मर की हेल्प करना, इसलिए दोस्तों वह अमेरिकन मैगजीन और वहाँ फार्मिंग में होने वाले इन्वेंशन पर नजर रखा करते थे। एक दिन दोस्तों अचानक उनकी नजर चारा काटने की मशीन पर पड़ी, जो दोस्तों उनको बहुत काम की चीज लगी। और दोस्तों यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। और दोस्तों वो आइडिया था फार्मर्स की हेल्प के लिए नई और टूल्स का प्रोडक्शन करना। इस तरह दोस्तों किर्लोस्कर ब्रदर्स ने विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत की, जिसका दोस्तों फर्स्ट प्रोडक्शन था इंडिजिनस चाफ कटर। इस चारा काटने की मशीन को दोस्तों लोगों ने खूब ज्यादा पसंद किया, जिसने दोस्तों लक्ष्मण राव और रामू अन्ना के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। और उसके बाद दोस्तों साल 1903 में किर्लोस्कर्स ने इंडिया का फर्स्ट आयरन प्लो यानी कि लोहे का एक हल मार्केट में उतार दिया। लेकिन शायद दोस्तों लक्ष्मण राव की किस्मत में रुकावट के बिना कोई काम नहीं होने वाला था, क्योंकि दोस्तों लोगों ने यह कहकर इस लोहे के हल का विरोध किया कि दोस्तों ये लोहे का हल हमारी उपजाऊ जमीन के लिए जहर के मुताबिक है। और दोस्तों लक्ष्मण राव को अपना फर्स्ट आयरन प्लो सेल करने में 2 साल का वक्त लग गया, लेकिन दोस्तों उसके बाद लाइट वेट और ड्यूरेबल होने की वजह से लोगों ने लकड़ी के हल की जगह इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही दोस्तों किर्लोस्कर ब्रदर्स की शॉप एक प्रोडक्शन हब के तौर पर तब्दील हो गई। लोकमान्य तिलक ने दोस्तों खुद इस फैक्ट्री को विजिट किया और दोस्तों स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्मण राव की तारीफ भी की। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स हम इंडियंस की ग्रोथ को कैसे देख लेते ऐसे ही, उन्हें तो अपना माल दोस्तों हमें महंगे दामों पर ही बेचना था। इसीलिए दोस्तों म्युनिसिपैलिटी ऑफ बेलगांव ने उन्हें दुकान वाली जगह को खाली करने का नोटिस दे दिया। उस मुश्किल दौर में औध के राजा ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की और महाराष्ट्र के सांगली में कुंदन रोड रेलवे स्टेशन के पास
32 एकड़ की बंजर जमीन उन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिया गया और साथ ही उन राजा ने उनका पैसों से भी बहुत मदद किया, यानी कि थोड़ा बहुत मदद कर ही दिया था। साल था दोस्तों 1910 का। लक्ष्मण राव के नजर के सामने सुनसान खाली पड़ी जमीन, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि इस बंजर जमीन को एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल हब में तब्दील कर देंगे। और दोस्तों वहाँ पर वो अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके थे। और दोस्तों उसी तर्ज पर उन्होंने जमशेदपुर के बाद इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की नींव रखी, जिसको दोस्तों किर्लोस्कर वाड़ी का नाम दिया गया। और दोस्तों जैसा कि हम अपने बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों हम भी बहुत मेहनत से एक घर या फिर एक अपार्टमेंट खरीदते हैं तो लगता है ना अब सारी परेशानी दूर हो गई, लेकिन कुछ ही सालों बाद अगर उस घर का अपार्टमेंट या फिर दोस्तों शॉप को सेल करने की नौबत आ जाए तो क्या होगा? यानी कि दोस्तों आपको उतनी ही परेशानी फिर झेलनी पड़ेगी। कभी दोस्तों रेट सही नहीं मिलता तो कभी बायर नहीं मिलता, और दोस्तों ब्रोकर्स का तो अलग ही टेंशन रहता है। जेब में दोस्तों 15,000 रुपए और 25 से 30 वर्कर के साथ उन्होंने प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू कर दिया दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों शुगर केन क्रशर और हैंड पंप एंड टेक्सटाइल मशीन्स और दोस्तों हॉस्पिटल के फर्नीचर्स भी वो बनाने लगे थे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर उनके ऊपर मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि दोस्तों पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और दोस्तों आयरन ओर की कमी से उनका प्रोडक्शन रुकने के कगार पर था। लेकिन दोस्तों इस बार सोलापुर के राजा ने उनकी मदद की और दोस्तों अपने पुराने रस्टेड टैंक्स और वेपन्स उनको दे दिए, ताकि दोस्तों लोहे के हल का प्रोडक्शन ना रुके। दोस्तों लक्ष्मण राव भले ही एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन वो अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे दोस्तों गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को काम पर रखा करते थे और साथ ही सजा काट चुके कैदियों को और डकैतों को भी किर्लोस्कर वाड़ी में नाइट वॉचमैन की जॉब दिया करते थे, ताकि दोस्तों फिर से वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सके। धीरे धीरे किर्लोस्कर वाड़ी एक डेवलप्ड टाउनशिप में तब्दील होने लगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिटी हॉल और यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस भी स्टैब्लिश किया गया। इसमें दोस्तों किर्लोस्कर खबर, स्त्री और मनोहर जैसे मैगजीन भी पब्लिश होने लगे। फिर दोस्तों साल आता है 1920 का, जब लक्ष्मण राव ने किर्लोस्कर ब्रदर को ऑफिशियली रजिस्टर करवा दिया। और दोस्तों रजिस्टर करवाने के अगले ही साल इंडिया में पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को लॉन्च कर दिया गया। लक्ष्मण राव के दोस्तों 4 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे शांतनु राव को उन्होंने अमेरिका की MIT में पढ़ाई के लिए भेजा। और दोस्तों जब साल 1927 में शांतनु राव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आए, तो दोस्तों उन्होंने कंपनी की कमान को अपने हाथों पर ले लिया और दोस्तों इनोवेशंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और दोस्तों तमाम पुरानी मशीन्स को रीडिजाइन करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस किया। हालांकि दोस्तों उसी साल इंडिया की पहली डीजल इंजन बनाने में भी वो सफल हो गए थे, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन कर पाना उनकी कैपेसिटी के बाहर था। साल 1940 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और अगले ही साल 1941 में फर्स्ट लेथ मशीन को भी लॉन्च कर दिया गया। जहां पर एक तरफ किर्लोस्कर का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों से आजादी लोग सड़कों पर उतर गए थे। लक्ष्मण राव भी स्वदेशी के समर्थन में थे, इसलिए पूरे किर्लोस्कर वाड़ी महात्मा गांधी के साथ आजादी की इस लड़ाई में उतर गई थी। शांतनु राव को यह एहसास हो गया था कि हमारा देश भारत जल्द ही आजाद होने वाला है और मशीन्स की डिमांड में तेजी आने वाली है। और यही सोचकर वह साल 1946 में कर्नाटका के हरियर में मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, बैंगलोर में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी और पुणे में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड की शुरुआत की। और फिर साल 1947 में जब देश आजाद हो गया, तब लक्ष्मण राव हरियर में चले गए और वहां पर फार्मिंग वगैरह में अपना समय बिताने लगे। आखिर उनकी उम्र भी 80 साल के आसपास हो चुकी थी, लेकिन कुछ बड़ा करने की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक बार जब शांतनु राव ने उन्हें पुणे आने को कहा, तब लक्ष्मण राव ने कहा कि जब तक पहला ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलता, मैं पुणे नहीं आऊंगा। शांतनु राव और उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया और दिसंबर 1948 में फर्स्ट इंजन ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर आया। उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने जब लक्ष्मण राव बेंगलुरु से पुणे अपने फ्लाइट में रवाना हुए, तो आसमान साफ था। रास्ते में किर्लोस्कर वाड़ी दिखा, रोड, हाउस, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इन सभी सेट्स को यह देखकर उन्हें अपनी जिंदगी का पूरा सफर याद आ गया। और साल 1956 में 87 साल की उम्र में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर की डेथ हो गई। और इस दुखद घटना के बाद शांतनु राव ने किर्लोस्कर के बिजनेस एक्सपेंशन पर ध्यान दिया और कुआलालंपुर में एक फैक्ट्री सेटअप करने के बाद मलेशिया और यूरोप किर्लोस्कर का मेजर मार्केट बन गया। किर्लोस्कर के पंप्स और डीजल इंजन की डिमांड पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। और फिर 1983 में जब हमारा भारत वर्ल्ड कप जीता था, तब शांतनु राव के ग्रैंडसन
संजय किर्लोस्कर को कंपनी की बागडोर सौंपी गई, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि दोस्तों मार्केट अब कॉम्पिटिटिव हो चुकी थी और 1991 के बाद तो बहुत सारी विदेशी कंपनीज भी आने वाली थी और आने लगी भी थी। हालांकि अगर 1950 से लेकर 1991 तक की अगर बात की जाए तो कंपनी की एसेट्स में 32,000% का इजाफा हुआ है। डीजल इंजन, पंप्स, वॉल्व्स, मशीन एंड टूल्स के अलावा संजय किर्लोस्कर बिजनेस को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि दोस्तों आईपीसी में भी डाइवर्सिफाई करने लगे, यानी कि दोस्तों ईपीसी में डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड्स के कंपनीज का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। शुरुआती साल 2002 में यूके की सबसे बड़ी पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसपीपी पंप्स के एक्विजिशन से हुई और साल 2006 में इंडिया की एक लीडिंग प्रोडक्शन कंपनी अबान कंस्ट्रक्शन का एक्विजिशन करने के बाद उन्हें गुजरात गवर्नमेंट के नर्मदा प्रोजेक्ट जैसा बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ। फिर साल 2007 में कोल्हापुर स्टील लिमिटेड, 2010 में साउथ अफ्रीका की ब्रेबार्स पंप लिमिटेड, 2014 में अमेरिका की सिंक्रो फ्लो और 2015 में नीदरलैंड की रो डेल्टा पंप को एक्वायर करके किर्लोस्कर्स ने सबको हैरान करके दिखा दिया और उसके बाद इतने तेजी से आगे बढ़े सबसे बड़े पंप प्रोड्यूसर में से एक बन गए। देखा जाए तो शांतनु राव के दोनों बेटों में से चंद्रकांत किर्लोस्कर के नेक्स्ट जनरेशन ने ही किर्लोस्कर ग्रुप के कोर बिजनेसेस को आगे बढ़ाया, जिसमें फ्लैगशिप कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर की कमान संजय किर्लोस्कर के हाथ में है, जबकि किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड और किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज की बागडोर अतुल किर्लोस्कर जी के हाथ में है और छोटे भाई राहुल किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी के कामकाज को देखते हैं। और दोस्तों ये चारों की चारों कंपनीज आज पब्लिक लिस्टेड है। लेकिन दोस्तों शांतनु राव के दूसरे बेटे श्रीकांत जी के परिवार ने अपने फैमिली बिजनेस को फॉलो करने के बजाय कुछ नया करने का फैसला किया। उनके बेटे विक्रम जब अमेरिका के MIT से इंजीनियरिंग करके इंडिया वापस आए तो उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दिया और दोस्तों उनके ही एफर्ट से जापान की टोयोटा किर्लोस्कर के साथ एक जॉइंट वेंचर में इंडिया के अंदर एंटर हो पाई और साल 1997 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स और सन 2004 में टोयोटा किर्लोस्कर टोयोटा ऑटो पार्ट्स की शुरुआत हुई। टोयोटा के पास दोस्तों टेक्नोलॉजी थी और दोस्तों विक्रम किर्लोस्कर के पास इंडियन कस्टमर की अच्छी समझ और दोस्तों इन सभी के साथ साथ उनकी जबरदस्त मार्केटिंग स्किल्स। टोयोटा ने किर्लोस्कर के फीडबैक और सजेशन के हिसाब से इंडिया के अंदर दोस्तों गाड़ियों को लॉन्च करना शुरू कर दिया और दोस्तों टोयोटा का इंडिया में फेमस होने के पीछे किर्लोस्कर ग्रुप का हाथ माना जाता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारी कंपनीज अपना जॉइंट वेंचर तोड़ चुकी, लेकिन दोस्तों टोयोटा और किर्लोस्कर का वेंचर अभी भी कायम है। विक्रम किर्लोस्कर टोयोटा को इंडिया में बहुत आगे ले जा सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है दोस्तों और वो आगे लेकर जाएंगे भी, यानी कि दोस्तों जा सकते थे, क्योंकि 2022 में उनकी डेथ के बाद कंपनी को दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों उनकी बेटी मानसी किर्लोस्कर ने कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथों में लेकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और दोस्तों एक और बात, मानसी किर्लोस्कर का टाटा परिवार के साथ एक क्लोज रिलेशन है। दरअसल दोस्तों विक्रम किर्लोस्कर ने साल 2019 में अपनी बेटी मानसी की शादी नोएल टाटा के बेटे से की थी और दोस्तों जैसा कि आपको पता भी होगा कि नोएल टाटा रतन टाटा सर के सौतेले भाई है। तो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आपको किर्लोस्कर ग्रुप के बारे में कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। और दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं।